हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है समग्र मांग की धारणा, कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो शुरू करते हैं वीडियो समग्र मांग के साथ। समग्र मांग या कुल मांग, इससे अभिप्राय किसी अर्थव्यवस्था में एक लेखा वर्ष में सभी वस्तुओं और सेवाओं की समग्र मांग से है। इस धारणा का अध्ययन दो दृष्टिकोणों में किया जाता है। कौन कौन से दो दृष्टिकोण हैं? नंबर एक सामान्य दृष्टिकोण और दूसरा आता है केन्जियन दृष्टिकोण। तो सामान्य दृष्टिकोण में इसमें समग्र मांग कीमत से संबंधित है, इसलिए एडी वक्र का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। हम इसे एक रेखा चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखा चित्र अंकित है। उस रेखा चित्र में स्पष्ट है कि पी एक्स एक वस्तु की कीमत है, यानी रेखा चित्र में स्पष्ट है कि पी एक्स एक वस्तु की कीमत को दिखा रहा है। इस कीमत स्तर से अभिप्राय सामान्य कीमत से है, जो कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों की औसत होती है। इसके अतिरिक्त डी एक्स का अर्थ केवल वस्तु की मांग से है, जबकि एडी का अर्थ एक अर्थव्यवस्था में उपलब्ध सभी वस्तुओं और सेवाओं की मांग से है। दूसरा आता है केन्जियन दृष्टिकोण। इसमें समग्र मांग आय और व्यय से संबंधित है। केंद्रीय दृष्टिकोण में समग्र मांग का संबंध मांग और आय के साथ स्थापित किया गया है। आय और मांग में घनिष्ठ धनात्मक संबंध होता है, इसलिए एडी वक्र का ढलान नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसे भी हम एक रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर रेखाचित्र अंकित है, जिसमें उपरोक्त रेखाचित्र में एडी समग्र मांग वक्र है, जिसका ढलान ऊपर की ओर है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, जो आय और समग्र मांग के बीच प्रत्यक्ष संबंध को प्रकट करती है। यानी जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है, वैसे वैसे समग्र मांग में भी बढ़ोतरी होती जाती है। अब आता है समग्र मांग का माप। वस्तुओं और सेवाओं की लोच कितनी मांग करेंगे? वस्तुओं और सेवाओं की लोग कितनी मांग करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन पर लोग कितना खर्च करेंगे। वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया समग्र व्यय ही एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का मापक होता है। समग्र मांग मतलब बराबर है उपभोग जमा निवेश। सरकार के बिना बंद अर्थव्यवस्था के, यानी इसमें विदेशी नहीं शामिल होता, विदेश शामिल नहीं होता। तो एडी इजिकल टू सी प्लस आई। एडी का मतलब आता है समग्र मांग, सी उपभोग व्यय, आई निवेश, जी सरकारी व्यय, एक्स निर्यात, एम आयात। तो इसकी परिभाषा हम देते हैं। समग्र मांग वह मांग है जिसे एक दी हुई अवधि और आय के दिए हुए स्तर पर परिवार, फर्म तथा सरकार वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए खर्च करने को तैयार है। किसी अर्थव्यवस्था में मांगे गई समग्र वस्तुओं और सेवाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन सी दो भाग हैं? पहला है उपभोग वस्तुएं और दूसरा पूंजीगत वस्तुएं। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। सी मतलब उपभोग वस्तुएं और आई मतलब पूंजीगत वस्तुएं। अब आता है समग्र मांग फलन का व्यवहार। इससे संबंधित दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, आय के शून्य होने पर भी समग्र मांग का एक न्यूनतम स्तर सदैव बना रहता है। क्यों? क्योंकि आय हो या ना हो, लेकिन हम अपने खर्चे करते रहते हैं। दूसरा आता है जब आय बढ़ती है तो मांग में वृद्धि होती है, परंतु आय के एक स्तर के पश्चात लोग आय के कुछ भाग को बचत करने लगते हैं। मतलब क्या है कि जिस रफ्तार से आय बढ़ती है उस रफ्तार से जो उपभोग व्यय है वो नहीं बढ़ता। अतः आय की तुलना में व्यय में कम दर से वृद्धि होती है। अब हम पढ़ेंगे समग्र मांग अनुसूची और समग्र मांग वक्र। तो पहले लेते हैं हम समग्र मांग अनुसूची। इसमें यह सूची आय और समग्र मांग के संबंध को दर्शाती है। हमने आपके स्क्रीन पर एक सूची अंकित है, अनुसूची बनी हुई है, जिसमें एक तरफ आय और दूसरी तरफ समग्र मांग को दिखाया गया है। आय को वाई से, समग्र मांग को एडी से डिनोट किया है। आय में 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। समग्र मांग में 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 को दिखाया है। तो उपरोक्त रेखा स्पष्ट करती है कि जब आय शून्य है तो भी समग्र मांग 20 करोड़ है। यह मांग का न्यूनतम स्तर है। मैंने पहले बताया था कि मांग में बढ़ोतरी होती है, कमी होती है,
लेकिन हमारा जो उपभोग वह वो कम नहीं होता। दूसरा आता है आय में होने वाली प्रत्येक वृद्धि के साथ साथ समग्र मांग में वृद्धि होती रहती है। तीसरा, आय के निश्चित स्तर के पश्चात समग्र मांग समग्र आय से कम होने लगती है। इसे हम एक रेखा चित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखा चित्र दिया हुआ है, उसमें उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर आय और ओ वाई अक्ष पर समग्र मांग तथा उपभोग व्यय और निवेश व्यय प्रकट किए गए हैं। ओ वाई रेखा आय को प्रकट कर रही है, जबकि एडी रेखा समग्र मांग को प्रकट कर रही है। ये दोनों बिंदु ई पर एक दूसरे को काट रहे हैं। यह आय के एक निश्चित स्तर के पश्चात समग्र मांग कम होने लगती है। इस स्थिति में मांग में होने वाली वृद्धि दर आय में होने वाली वृद्धि दर से कम होती है। अतः बिंदु ई से पहले समग्र मांग वक्र ओ वाई रेखा के ऊपर होता है तथा बिंदु ई के बाद ओ वाई रेखा से नीचे हो जाता है। बिंदु ई पर समग्र मांग समग्र आय के बराबर होती है। मांग वक्र के निर्धारक तत्व। समग्र मांग के 4 मुख्य निर्धारक तत्व हैं। पहला आता है घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय, दूसरा सरकारी उपभोग व्यय, तीसरा निवेश, चौथा शुद्ध निर्यात। मतलब एडी बराबर है सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। एडी समग्र मांग, सी उपभोग व्यय, जी सरकारी व्यय, आई निवेश, एक्स निर्यात, एम आयात, एक्स माइनस एम निर्यात माइनस आयात। तो हम मांग वक्र के जो निर्धारित तत्व हैं उनका एक एक से वर्णन करते हैं। पहला लेते हैं घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय। राष्ट्रीय आय में से लोग अपनी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने पर जो मुद्रा खर्च करते हैं उसे घरेलू क्षेत्र का उपभोग व्यय कहते हैं। उपभोग व्यय मुख्य रूप से आय पर निर्भर करता है। उपभोग और आय के संबंध को उपभोग फलन कहा जाता है, अर्थात C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। सी उपभोग, वाई आय, एफ फलन। मतलब आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है, परंतु आय में होने वाली वृद्धि का तुलना में उपभोग व्यय में वृद्धि कम होती है। दूसरा आता है सरकारी उपभोग व्यय। समग्र मांग का दूसरा मुख्य तत्व सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर किए जाने वाला व्यय है। सरकार बहुत सी वस्तुओं व सेवाओं की मांग कई कारणों से करती है, जैसे सार्वजनिक हित के कार्य, सड़कें बनाना, स्कूल खोलना, स्वास्थ्य, सिंचाई, बिजली आदि, कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय दिलवाना, विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा देने, इन सभी के लिए सरकार उपभोग व्यय करती है। तीसरा आता है निवेश। निवेश से अभिप्राय उस निवेश से है जो पूंजीगत वस्तुओं में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। निजी क्षेत्र में उद्यमी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निवेश करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश सामाजिक कल्याण तथा आर्थिक विकास के उद्देश्य से किया जाता है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण करना होता है, लोगों का भलाई करना होता है। चौथा पॉइंट आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात ज्ञात करने के लिए कुल निर्यात में से कुल आयात घटाकर प्राप्त किए जाते हैं। शुद्ध निर्यात बराबर है निर्यात माइनस आयात। यह अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की विदेशी मांग का प्रतीक है। यदि शुद्ध निर्यात धनात्मक है तो समग्र मांग बढ़ती है, और यदि शुद्ध निर्यात ऋणात्मक है यानी ऋणात्मक है तो समग्र मांग कम होती है। शुद्ध निर्यात की मात्रा निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। नंबर 1, व्यापार करने वाले देशों की व्यापारिक नीतियाँ। दूसरा, वस्तुओं की तुलनात्मक कीमत। तीसरा, देशों की आय। और चौथा, विदेशी विनिमय दर। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, यदि मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो मेरे चैनल को, जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता है, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स पर नए नए वीडियो और आसान वीडियो आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।